नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का देशवासियों को बड़ी सौगात, स्वामित्व योजना के तहत बांटे 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड, ग्रामीणों को दिया संपत्ति का मालिकाना हक। अरविंद केजरीवाल का नामांकन रद्द करने की मांग, केजरीवाल पर झूठा हलफनामा दाखिल करने का आरोप, बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने चुनाव आयोग में की शिकायत। राहुल गांधी पहुंचे बिहार, तेजस्वी यादव से की मुलाकात, संविधान सुरक्षा सम्मेलन को किया संबोधित, मोदी सरकार को जमकर घेरा। कोलकाता आरजीकर डॉक्टर रेप और हत्याकांड मामले में सियालदाह कोर्ट का बड़ा और अहम फैसला, आरोपी संजय रॉय दोषी करार, सोमवार को होगा सजा का ऐलान, सीबीआई बोली फांसी की हो सजा। शेख हसीना ने ऑडियो संदेश में किया बड़ा खुलासा, बताई 5 अगस्त की सच्चाई, कहा 20-25 मिनट के अंतर से मौत से बच गई, मारने की थी बड़ी साजिश। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के देशवासियों को बड़ी सौगात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। यह कार्यक्रम 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया गया था। इन राज्यों में छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल थे। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नागरिकों को भी संपत्ति कार्ड वितरित किए गए। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होकर लाभार्थियों से संवाद भी किया। ये पहला ग्रामीण सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। इस दौरान पीएम ने कहा कि आज का दिन देश के गांव के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है। अब प्रॉपर्टी राइट्स मिलने से ग्राम पंचायतों की मुश्किलें भी दूर होंगी और वो भी आर्थिक रूप से सशक्त हो पाएंगे। इससे आपदा की स्थिति में उचित क्लेम मिलना भी आसान होगा। ग्रामीणों के लिए अब कितना आसान हो गया है। देखिए, बहुत बड़ा स्कीम और ये काम पहले होना था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस काम को जिस तरीके से लागू करवाया है, अभी कुछ राज्य बाकी है, हालांकि इसका विरोध भी हो रहा था। आपके पास धीरे धीरे पूरे प्रॉपर्टीज की जो डिजिटल तरीके से उसकी पूरी की पूरी संपत्ति का ब्यौरा से लेकर के सब कुछ जो है वो सरकार के पास होगा। अभी क्या है कि किस कोने में कागज रखा हुआ है, आप देखिए कचहरी का चक्कर कितना लगता है। तो एक बहुत बड़ा काम हुआ है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि पिछले 10 दिनों की खबरें, योजनाओं को प्रारंभ करने की खबरें, सफलताओं की खबरें, इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने 10 साल में जो काम किए उसका अब रिजल्ट जो है वो सामने आ रहा है। और इसीलिए ये बेचैनी विपक्ष के अंदर बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि काम सिर्फ घोषणाएं नहीं बल्कि रिजल्ट उसका अब सामने आने लगा है। अब बात दिल्ली विधानसभा चुनाव में फंसे अरविंद केजरीवाल की। चुनाव के बीच में हर दिन केजरीवाल को झटके पर झटके लग रहे हैं और अब केजरीवाल का नामांकन भी फंस चुका है। दरअसल केजरीवाल के नामांकन रद्द को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। प्रवेश वर्मा के अरविंद केजरीवाल के नामांकन पर आपत्ति जताई है और चुनाव आयोग से उनके नामांकन पत्र को खारिज करने की मांग की गई है। प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने अपने चुनावी हलफनामे में कई अहम जानकारियां छिपाई है, लोगों को गुमराह किया है। प्रवेश वर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने एफिडेविट में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों और एफआईआर की जानकारी नहीं दी है, अपनी संपत्ति को भी छुपाया है। साथ ही गाजियाबाद के भी वोटर होने का आरोप लगाया गया है। नामांकन में भी फ्रॉड। क्या इस बार फंसेंगे केजरीवाल? बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। आप किस तरीके से आप बता रहे हो कि भाई आपकी जो वार्षिक आय, साल भर में अरविंद केजरीवाल की कमाई मात्र पिछले 3 साल का एवरेज ले लें तो 1,60,000 रुपए, 1,60,000 रुपए, 15,000 भी सैलरी नहीं बता रहे हैं ये। लेकिन ये हेलीकॉप्टर पे घूमते हैं, चार्टर्ड प्लेन पे घूमते हैं। किसके पैसे से? जनता के पैसे पे अय्याशी चल रही है। इसका मतलब तो यही हुआ, आपकी आमदनी 1.5 लाख
और 160 1,60,000 है एनुअल, साल भर में 12 महीने में आप इतना कमा रहे हो, और कमोड आप 12 लाख रुपए का लगा रहे हो। 9 लाख रुपए का एक एक पर्दा, करोड़ों रुपए आपने पर्दे पे खर्च कर दिए अपने घर के लिए। तो ये तो बेईमानी है। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हर मंत्री को 20,000 रुपए मिलते हैं, तो 2,40,000 रुपए तो वैसे ही ज्यादा हो गया, मतलब आपने अपनी सैलरी छिपाई। हर एमएलए को डीए मिलता है 1,000 रुपए पर हर दिन के लिए, तो 3,65,000 रुपए तो ऐसे भी हो गए। तो कहने का मतलब है कि आपने गलत जानकारी दी। कौशाम्बी के वार्ड नंबर 72 गाजियाबाद, उसके आप अभी भी मतदाता हैं, ये सबूत दिए गए हैं। और आपके खिलाफ जो जो चीजें जो दर्ज की हुई क्रिमिनल केसेस, उसके बारे में भी आपने पूरी जानकारी नहीं दी। तो ये जो फॉर्म भराई में जो आपने गड़बड़ किया है, अब इलेक्शन कमीशन को कोई कड़ी कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। जी। तो दिल्ली में केजरीवाल फंसे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार पहुंचकर राहुल गांधी बुरे फंस गए। दरअसल संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने के लिए राहुल गांधी पटना पहुंचे। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले तेजस्वी यादव से मुलाकात की। इसके बाद बापू सभागार में पहुंचे, यहां वो संविधान सुरक्षा सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। फिर उन्होंने अपना संबोधन दिया। संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में विधायक और सांसदों को कोई पावर नहीं है। बीजेपी के सांसद भी ये बात कहते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि केंद्र सरकार के 90 बड़े अफसर देश के बजट पर निर्णय लेते हैं। उनमें से दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की भागीदारी 10% भी नहीं है, जबकि भारत की आबादी में इन वर्गों की हिस्सेदारी 90% है। साथ ही राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर जमकर पोस्टर वॉर भी देखने को मिला। पोस्टर के जरिए राहुल गांधी का विरोध जमकर हुआ। पटना में भी राहुल गांधी का विरोध, लेकिन क्यों पहुंचे बिहार? देखिए, ये संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, देश को चलाने वाले लोग, उसमें दलित नहीं, उसमें 90% का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, भाई लोगों को हटाया गया, या आपका ही सिस्टम बनाया हुआ था। खैर, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी। एक कांग्रेस समर्थित चैनल में डिबेट चल रहा था, युवाओं को रखा गया था, ऑडियंस में कम से कम 100 के आसपास युवा बैठे थे, और डिस्कशन के दौरान एक सवाल पूछा गया कि भाई कितने लोग ये जाति जनगणना चाह रहे हैं। 2 लोगों ने हाथ उठाया, बाकी लोग जाति जनगणना के फेवर में नहीं है। ये आज का यूथ है। ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी की राजनीति कितना आउट ऑफ प्लेस है। इट इज नॉट इन सिंक विद द रियलिटी। राहुल गांधी 1970 में जी रहे हैं। उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान बदल गया है, लोगों की सोच बदल गई है, और आप अभी भी 60s और 70s की राजनीति करोगे तो मुश्किल होगी, कांग्रेस पार्टी के लिए भी, इनके लिए भी। लेकिन आप जहां ये सारी जानकारियां दे रहे थे, वो तो मुसलमानों की रैली आपने बुलाई थी, पसमानदा मुसलमानों की। तो आप ये बता दीजिए कितने मुख्यमंत्री आपने मुसलमान बनाए, कितने मुख्यमंत्री आपने बनाए, कितने गृह मंत्री आपने मुसलमान बनाए, कितने प्रधानमंत्री आपने मुसलमान बनाए। तो कहने का मतलब यह है कि आप जिस तरह की राजनीति कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी के लिए यह सुटेबल नहीं है। जी। अब बात कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में आए बड़े फैसले की। ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में आज सियालदह कोर्ट ने बड़ा अहम फैसला सुनाया है। सियालदह कोर्ट ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। जस्टिस अनिर्बान दास ने यह फैसला सुनाया, जबकि सजा का ऐलान सोमवार को किया जाएगा। अदालत ने इस मामले में 162 दिन के बाद फैसला दिया है। कुछ लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, तो कुछ के लिए यह फैसला बहुत बड़ा झटका भी है। सुनवाई के दौरान जज ने संजय रॉय को दोषी ठहराते हुए अपनी टिप्पणी में कहा कि तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। संजय ने जज से पूछा कि मुझे फंसाने वाले अन्य लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है। इसके जवाब में जज ने कहा कि मैंने सभी सबूतों की बारीकी से जांच की है और गवाहों को सुना है, मुकदमे के दौरान दलीलें भी सुनी है। इन सब से गुजरने के बाद मैंने तुम्हें दोषी पाया है। तुम दोषी हो, तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। तो वहीं अब दोषी संजय रॉय को लेकर सीबीआई ने कहा है कि फांसी की
सजा हो। फैसला देर आया लेकिन दुरुस्त आया। अब सोमवार को सजा का ऐलान होगा। क्या सजा सुनाया जा सकता है? बिना किसी डाउट के इस व्यक्ति को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और अविलंब में मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जिस तरीके से केजरीवाल ने निर्भया मर्डर केस में फंसे हुए लोगों को वो घसीटता रहा, परमिशन नहीं देता रहा और लोअर कोर्ट से मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद कई सारी याचिकाएं। इस बार ये कतई नहीं होना चाहिए। इस व्यक्ति को फांसी की सजा वो तो मिलनी चाहिए, लेकिन अविलंब, बिना किसी इतना ज्यादा लीगल प्रोसीजर को आगे बढ़ा के नहीं। दूसरी चीज, जो बातें ये कह रहा है कि मुझे फंसाने वाले लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है, तो इसके ऊपर भी सीबीआई को ध्यान देनी चाहिए कि किन किन लोगों का नाम ये बता रहा है, क्या साजिश हुई है, ये कहानी भी सामने आनी चाहिए। अब बात आज की आखिरी खबर की। बांग्लादेश में हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच पूर्व पीएम शेख हसीना ने एक बड़ा दावा किया है। एक इमोशनल वीडियो में शेख हसीना ने कहा कि पिछले साल 5 अगस्त को छात्रों के नेतृत्व वाले हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच ढाका से भागने से कुछ क्षण पहले उनकी और उनकी बहन की हत्या की कोशिश की गई थी। अपनी आवामी लीग पार्टी की तरफ से फेसबुक पर पोस्ट किए गए एक इमोशनल वीडियो में हसीना ने कहा कि ये केवल ऊपर वाले की कृपा थी कि वो अपने राजनीतिक करियर में कई हत्या के प्रयासों से बच गई। मैं और मेरी बहन शेख रेहाना जीवित रहने में कामयाब रहे। अगर हम 20 से 25 मिनट लेट हो जाते तो हमारी हत्या कर दी जाती। क्या कुछ कहा है शेख हसीना? बिल्कुल सही कहा है। जिस तरीके से उन्मादी भीड़ शेख हसीना के रेसिडेंस के अंदर घुसी, आपने उन तस्वीरों को देखा है कि किस तरीके से ये डेमोक्रेसी लाने वाले लोग हैं। ये तो उद्दंड, ये सब तो सड़क छाप किस्म के लोग थे जो बेडरूम से अंडर गारमेंट्स को बाहर लहरा रहे थे। कोई मछली लेके भाग रहा है, कोई मुर्गा लेकर के भाग रहा है, कोई फ्रूट्स खा रहा है। ये एनार्की में ऐसा ही होता है। और खास करके ये जो बातें कही जा रही है, ये भीड़ तो जमात वालों ने इकट्ठा किया था। जिस तरीके का काम इन लोगों ने किया, जिसको ये लोग अपराइजिंग कह रहे हैं, क्रांति कह रहे हैं, इसके ऊपर डॉक्टर यूनुस का अभी तक कोई रिग्रेट, कोई बयान नहीं आया है। वहां अंधा कानून चल रहा है कि आपने बिल्कुल एक अनडेमोक्रेटिक तरीके से, एक भीड़ तंत्र ने वहां की चुनी हुई सरकार, चुनी हुई प्रधानमंत्री को आपने वहां से भगा दिया। अब ये जो बता रही है, वो ये कह रही है कि अगर 20 मिनट और लेट हो गया होता, सही बात है, इनकी बॉडी टुकड़े टुकड़े में नजर आती। ये काम इस तरह का उन्मादी भीड़, इस तरह के विचारधारा को मानने वाली भीड़ दुनिया में कई देशों में इस तरह का अंजाम दे चुकी है। बांग्लादेश में भी यही होता। लेकिन वो आप समझिए कि हिंदुस्तान किस तरीके से मदद के लिए आगे बढ़ा। फ्लाइट जो है वो अगरतला की तरफ निकली और अचानक से वो टर्न करती है और दिल्ली पहुंच जाती है। तो ये शेख हसीना जो अपनी दिल की बात बता रही है, ये सिर्फ बता ही नहीं रही है, ये एक चेतावनी दे रही है, आगाह कर रही है डॉक्टर यूनुस को, क्योंकि वहां अब और कुछ खेला होना शुरू हो चुका है। ये तो भाग के चली आए, यूनुस साहब भाग भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।